नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों आपका, उसमें आज हम रीतिकालीन जो रीतिशास्त्र के अनुसार जो नायक के भेद है उनका वर्णन हम करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। नायक के भेदों का वर्णन या फिर नायिकाओं के भेदों का वर्णन है वो अक्सर पूछते हैं। और ये आपका जो चौथा प्रश्न होता है आपका यूनिट में, चौथा जो क्वेश्चन होता है वह प्रश्न बन करके आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम देखते हैं आज। नायक के भेद। अब प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय प्रश्न परीक्षा में कैसे आएगा? शास्त्रीय आधार पर नायक के प्रमुख भेदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शास्त्रीय आधार पर जो प्राचीन शास्त्री हैं, शास्त्र के अनुसार जो अपने संस्कृत साहित्य इत्यादि है, उनमें जो नायक के क्या भेद बताए गए हैं, चाहे वो भरत मुनि को लेकर के हो या अन्य अन्य जो आचार्य हुए हैं अपने, चाहे मम्मट जी को ले या फिर विश्वनाथ जी को ले, जो भी आचार्य हुए हैं संस्कृत के, वो शास्त्रीय आधार पर नायक के जो भेद है उनका वर्णन हम करने वाले हैं। अब नायक क्या होता है? कोई भी कथा वस्तु होती है, आपका कोई भी काव्य है, उसमें दो जो पक्ष होते हैं, नायक और नायिका, जिसको आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको अभिनेता या अभिनेत्री कह सकते हैं, या फिर हीरो हीरोइन जो होते हैं वो। कोई भी काव्य या नाटक में जो प्रमुख पात्र होता है वो जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी जो बुनी जाती है या घटना जिनके इर्द गिर्द चलती है वो होता है नायक या नायिका, ठीक है। तो यही हम अक्सर नाटकों में, फिल्मों में जो यही देखते हैं, जो पूरी जो फिल्म या जो नाटक होता है वो संपूर्ण जो है वो उसमें तीन ही चीज़ें होती है, एक तो नायक, एक नायिका और एक खलनायक। जो दुष्ट जो पात्र होता है वह जो पात्र है वो खलनायक की भूमिका निभाता है, ठीक है। ये जो प्यारे विद्यार्थियों नायक है वो अच्छे चरित्र वाला, अच्छे गुणों से युक्त होता है, ठीक है। तो वो और नायिका नायक परस्पर जो सब प्रेम भावना है वो दृष्टिगोचर होती है, और इसमें खलनायक है वो उसमें बाधा पहुंचाता है या इस प्रकार की घटनाएं जो है अपने चरित्र के द्वारा वो प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य है कि खलनायक नाम से खल का अर्थ होता है दुष्ट, तो दुष्टता का वो प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से कोई भी कथा में, आप चाहे रामायण की कथा ले लीजिए, तो उस रामायण की कथा में जो है हम राम को आदर्श पात्र मानते हैं, आदर्श नायक के रूप में, तो सीता आदर्श नायिका के रूप में है। तो नायक और नायिका के रूप में राम और सीता हो गए, तो खलनायक के रूप में रावण हो गया। तो इस प्रकार से ये कथा जो नाटकों में या काव्य परंपरा में जो है प्रमुख रूप से जो नायक और नायिका उसके ऊपर निर्भर होती है, उसी में विभिन्न प्रकार के भावों को समाहित किया जाता है, चाहे वो श्रृंगार का हो, चाहे वो हास्य का हो, या अन्य प्रकार के जो आपके भाव होते हैं, सभी प्रकार के दुख, चिंता इत्यादि सभी से ग्रसित है वो अभिनेता, वो अभिनय करके दिखाता है। यानी रंगमंच पर या नाटक पर, नाटक में या काव्य में जो नायक है वो विभिन्न प्रकार के भावों को अभिनेत करके दिखाता है, दर्शाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी काव्य रचना या फिर नाट्य रचना में प्रमुख जो पात्र होता है वो नायक या फिर नायिका होता है। तो यहाँ पर आप नायक के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो नायक के शास्त्रीय आधार पर कितने प्रकार के जो वर्णन भेद होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये बात हम पहले भी रस के जो टॉपिक है उसमें पढ़ के आए हैं कि रस ही काव्य की क्या है, आत्मा है। कोई भी कविता पढ़ोगे, काव्य रचना पढ़ोगे तो उसमें क्या आएगी, आपको रस आएगा, आनंद आएगा। रस का अर्थ होता है यहाँ पर आनंद से, आपकी सुख की अनुभूति से, ठीक है। कोई भी काव्य रचना पढ़ते ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, तो वो रस को काव्य की हम क्या मानते हैं, आत्मा मानते हैं। और उसी रस का आलंबन या जो मुख्य आधार होता है, यानी रस का आलंबन या उसका जो मुख्य आधार, आलंबन या मुख्य आधार वो होता है आपका नायक। तो उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, कविता काव्य रचना रची जाती है, नाट्य जो रचना है वो होती है। तो इस प्रकार से वह प्रमुख पात्र होता है, आलंबन होता है।
ठीक है, उसके सहारे ही रस की अनुभूति होती है। आलम्बन का मतलब जिसके सहारे हमें रस की अनुभूति होती है, तो वह मुख्य आलम्बन जो है पात्र होता है वो होता है नायक। समझ में आ गया होगा। और काव्य में कथानक का प्रधान जो पुरुष पात्र होता है उसी को नायक कहते हैं। जो काव्य में जो कथानक प्रधान, काव्य में कथानक प्रधान, काव्य में कथानक प्रधान प्रमुख पात्र जो है नायक होता है। ये हो गई नायक की एक परिभाषा, ठीक है। और ये जो नायक होता है वह नायक के चरित्र और कार्यों को केंद्र में रखकर ही कथानक का निर्माण, यानी पूरी जो घटना होती है, कथानक होता है कोई भी कविता का, कोई भी काव्य रचना का, कोई भी नाट्य रचना का, ठीक है। तो उसमें कोई भी नाटक का या काव्य का प्रमुख जो कथानक होती है, पूरी जो कहानी होती है, उसका प्रधान जो पात्र होता है वो कौन होता है? प्यारे विद्यार्थियों, नायक होता है, ठीक है, जिसको हम हीरो बोल सकते हैं, अभिनेता बोल सकते हैं। और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। अब नायक के लक्षण, ये पॉइंट आप लिखेंगे। मैं केवल यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं लिख के दिखाऊंगा, केवल आपको जो है मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। नायक के लक्षण क्या होते हैं? नायक के लक्षण देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ किसका था प्यारे विद्यार्थियों? भरत मुनि का था। किसका ग्रंथ था? नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी का, ठीक है। तो भरत मुनि जी का ये प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। उस ग्रंथ में नायक का लक्षण देते हुए भरत मुनि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अनेक वासनाओं, व्यसन, क्षमा करना, अनेक जो व्यसन है या विपत्तियां हैं, अनेक व्यसनों, परिभाषा भरत मुनि ने क्या दी है नायक की? जो अनेक व्यसनों या विपत्तियों और अभ्युदयों में पुरुषत्व के बाहुबल से युक्त है। यानी जिस पात्र में, यानी जो नायक होता है वो अनेक व्यसनों यानी विपत्तियों को और अभ्युदयों में पुरुषत्व यानी अपने पुरुषार्थ से के बाहुबल से युक्त होता है, जो सभी पात्रों में श्रेष्ठ होता है। यानी वह उस कथानक में, उस नाटक या काव्य में सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और अनेक स्वाभाविक लक्षणों यानी गुणों से वो मंडित होता है, यानी भरा हुआ होता है। अनेक जो श्रेष्ठ जो गुण होते हैं वो सारे श्रेष्ठ गुण किस में होता है? अभिनेता में, नायक में होते हैं। तो वह अनेक जो स्वाभाविक जो लक्षण होते हैं या इसको हम गुण कह सकते हैं, उससे वो मंडित होता है, उसे ही नायक कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं? भरत मुनि जी कह रहे हैं। भाई भरत मुनि ये कहना चाहते हैं कि जो अनेक व्यसनों यानी जो विपत्तियों को, बाधाओं को वो पार करता है, नायक ही पार करता है विपत्तियों को, वो चाहे किसी के रूप में वो आगे उसकी परिस्थिति के अनुसार आए या फिर खलनायक के द्वारा जो है बाधाएं उपस्थित की जाए, वह उन बाधाओं को पार करता है, ठीक है। तो वो व्यसनों यानी विपत्तियों को या अभ्युदयों से पुरुषार्थ के बल पर, पुरुषत्व के द्वारा वो क्या करता है? अपने बाहुबल से युक्त होता है, जो सभी पात्रों में श्रेष्ठ होता है और अनेक स्वाभाविक लक्षणों और गुणों से युक्त होता है। ऐसे जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं अपने भरत मुनि जी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। प्यारे विद्यार्थी चलिए अलग, ये तो लक्षण हो गया। आचार्य केशवदास जी ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में लिखा है, आचार्य केशवदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया में लिखा है, क्या लिखा है? रसिक प्रिया में लिखा है कि अभिमानी त्यागी तरुण, अभिमानी त्यागी तरुण कोक कला प्रवीण, कोक कला प्रवीण और भव्य क्षमी सुंदर धनी, भव्य क्षमी सुंदर धनी और सुचि रुचि सदा कुलीन, सुचि रुचि सदा कुलीन, सदा कुलीन। तो ये लक्षण बताए नायक की। किसने बताए? केशवदास जी ने नायक के लक्षण बताए। ये गुण हैं, नायक के लक्षण है यानी गुण है। क्या हो?
वह अभिमानी त्यागी तरुण कोक कला परवीण भव्य क्षमी सुंदर धनी रुचि सुचि रुचि सदा पर कुलीन। अर्थात वह अभिमानी हो, त्यागी हो, तरुण युवा हो, कोक कला यानी प्रेम क्रीड़ा रति क्रीड़ा में प्रवीण हो, भव्य हो, क्षमी हो, क्षमा करने वाला, सुंदर धनी हो, सुंदरता का धन उसके पास हो या सुंदरता से युक्त हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो सूची पवित्र हो, रुचि यानी रुचि सदा यानी समस्त कलाओं में समस्त कार्यों में जिसकी रुचि हो, ऐसे कुलीन अच्छे कुल वाला उच्च कुल वाला जो है नायक कहलाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? केशवदास जी कह रहे हैं। किस ग्रंथ में? रसिक प्रिया ग्रंथ में। तो अच्छा समझ में आ गया होगा। ये भी आप लिखेंगे इसमें, इस प्रश्न में बड़ा प्रश्न आएगा परीक्षा में। ये प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बड़ा आएगा। ये शास्त्रीय आधार पर नायक के प्रमुख भेदों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप इस तरह से लिखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट्स बनाना इसके, ठीक है, और लिखते जाना और उस प्रकार से पूरा उत्तर आपको लिखना। अब नायक का वर्गीकरण हम करते हैं। क्या करेंगे? नायक का वर्गीकरण। अगला बिंदु लगाकर अब लिखेंगे नायक का वर्गीकरण। नायक कितने कितने प्रकार के होते हैं देखिए। आचार्य भरत जी ने अभिनय की दृष्टि से नायक के 4 प्रकार माने हैं। आचार्य भरत मुनि ने, क्योंकि भरत मुनि ने नाटक लिखा तो अभिनय होता है नाटक में, तो भरत मुनि ने अभिनय के दृष्टि से, नाटक में अभिनय होता है तो अभिनय के रोल होता है। अभिनय की दृष्टि से नायक के 4 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। और 4 भेद कौन कौन से हैं? धीरो दत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात, धीरोदत्त, ठीक है। धीर प्रशांत हो गया, धीरोदात होता है और धीर ललित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो है धीरोदात। धीरोदात जो सबसे श्रेष्ठ होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी है, इसकी श्रेणी है धीरोदात। ये धीरोदत्त है, ये धीर ललित इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ललित की श्रेणी लिख दे, यहाँ अंत में धीरोदत्त, ठीक है। इस प्रकार से क्रम से याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अब 4 प्रकार के भरत मुनि जी ने अभिनय की दृष्टि से नायक को जो बांटा है, भेद माना है। धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त। धीरोदात क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? धीरोदात वह नायक होता है जो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, जो अपनी प्रशंसा नहीं करता है, जो दृढ़ व्रत होता है, अपने लक्ष्य पर अटल रहने वाला होता है, जो अपनी स्वीकृति बात का निर्वाह करता है, जो भी बात कह दे वचन का निर्वाह करने वाला होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता कभी भी। ऐसे आचार्य धनंजय ने धीरोदत्त नायक है उसको माना है। आचार्य धनंजय हैं, ऐसे नायक को धीरोदात नायक है वो धीरोदात नायक मानते हैं, ठीक है। धीरोदात नायक मानते हैं। और इस प्रकार से वह कभी भी प्रशंसा नहीं करता, स्थिर रहने वाला होता है, अहंकार को जो है दबाता है या अहंकार नहीं करता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ऐसे नायक है वो धीरोदात कहलाते हैं। और ऐसे नायक है वो वही दृढ़ प्रतिज्ञ है और क्या है, जो प्रशंसा नहीं करता, अपनी प्रशंसा नहीं करता। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है, अपनी प्रशंसा नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और अपने वचन का निर्वाह करने वाला होता है, बलशाली होता है। तो ऐसा जो नायक होता है, जो श्रेष्ठ गुणों से सबसे उच्च कोटि का होता है, तो राम जैसे हैं या युधिष्ठिर है, इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं किस श्रेणी में आएंगे? धीरोदात श्रेणी में आएंगे। फिर धीर प्रशांत। धीर प्रशांत जो नायक कौन से होते हैं? धीर प्रशांत नायक है वो होता है जो त्यागी होता है, जो समस्त कामनाओं का त्याग कर सकता है। ऐसा तो त्यागी जो होता है शांत स्वभाव का, संतोषी, जिसको हम कह सकते हैं त्यागी संतोषी स्वभाव का जो होता है, ऐसा नायक क्या कहलाएगा? धीर प्रशांत कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे नायकों में हम अगर बात करें तो युधिष्ठिर को भी हम इसमें रख सकते हैं।
ठीक है। युधिष्ठिर है वो धीर प्रशांत नायक है। धीरोदात्त भी की श्रेणी में भी लिख सकते हैं हम। धीर ललित नायक कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? धीर ललित नायक है वो होता है जो निश्चित हो, मृदु हो, यानी उसका व्यवहार बड़ा मृदु हो, कोमल हो, और जो नृत्य संगीत आदि गीत इत्यादि में रुचि रखने वाला हो, नृत्य गीत इत्यादि में क्या रखता हो, रुचि रखता हो, मृदु स्वभाव का हो, और जो इस प्रकार का जो नायक होता है उसको हम धीर ललित का अर्थ कला होता है। ठीक है, ललित माने कला, जो कलाओं में रुचि रखता हो, गीत नृत्य इत्यादि कलाओं में जो रुचि रखता हो, ठीक है, और जो दृढ़ निश्चित हो और मृदु स्वभाव का हो, ऐसे जो नायक है उसको कहते हैं धीर ललित नायक। ठीक है, और ऐसे नायकों में हम किसको मानते हैं? जिसे दुष्यंत को हम इस प्रकार की कोटि में रख सकते हैं। दुष्यंत को धीर ललित है। धीरोदत्त जो नायक है वो कौन सा होता है? धीरोदत्त जो नायक है वो निम्न कोटि का माना जाता है। और ऐसा जो नायक होता है वो कैसा होता है? जो कुटिल होता है, मन में कपट का भाव होता है, जिसके नीतिज्ञ होता हो, कपटी होता हो, प्रचंड हो, प्रपंच रचने वाला हो। ठीक है, ऐसा जो नायक होता है वो किस कोटि में आता है? धीरोदत्त। ये अधम कोटि की है। धीरोदत्त जो नायक है वो प्रपंची, घमंडी, यानी जो जितने भी अवगुण होते हैं ना, अवगुणों से भरा हुआ हो, वो धीरोदत्त है। प्रपंची है, ठीक है, नीतिज्ञ भी हो सकता है, और प्रपंच करने वाला, कपट करने वाला, और मायावी होता है, कपट करने वाला होता है, मायावी होता है, छल करने वाला होता है। ऐसा प्रचंड जो स्वभाव वाला जो नायक होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहेंगे? धीरोदत्त नायक कहेंगे। और ऐसे में आप जानते हैं कौन आता है? रावण, या महाभारत का दुर्योधन है, वो इस प्रकार के पात्रों में हम लिख सकते हैं। ये रावण है, दुर्योधन है, ये धीरोदत्त नायक है। तो आशा करता हूँ ये चार नायक भरत मुनि जी के द्वारा बताए गए ये नायक समझ में आ गए। धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त। तो यहाँ पर अधम कोटि का ये है, और ये सबसे श्रेष्ठ है धीरोदात्त, जो सभी प्रकार के गुणों से युक्त होता है, आदर्श उच्च चरित्रवान होता है, आदर्श गुणों से मंडित होता है। तो भरत मुनि ने कितने भेद बताए अभिनय की दृष्टि से? 4 भेद बताए हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त। ठीक है, इसके साथ अब आपको और भी नायक के भेद हैं। तो नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से भी ये तो ठीक है, अभिनय की दृष्टि से 4 भेद है, अलग अलग कैटेगरी है प्यारे विद्यार्थियों। तो अभिनय की दृष्टि से तो 4 हो गए। फिर नायिकाओं के साथ व्यवहार करने वाले जो नायक है, नायिका के प्रति कैसा व्यवहार है, उस आधार पर भी नायक के जो है 4 भेद माने जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर नायक के भेद कितने भेद है? 4 हैं। 4 भेद है। देखिए कौन कौन से हैं इसमें? है अनुकूल नायक, सठ नायक, अनुकूल नायक, सठ नायक, और इसके साथ है, नहीं क्षमा करना, दक्षिण नायक पहले लिख लेना चाहिए, दक्षिण नायक, फिर सठ, और उसके बाद में आता है आपका धृष्ट नायक। तो इस प्रकार से ये 4 नायक कौन सी श्रेणी में हो गए? ये चार जो श्रेणियाँ कौन सी हो गई? अनुकूल, दक्षिण, सठ और दृष्ट। ये किसके आधार पर? नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर भरत मुनि ने इनको 4 भागों में बांटा है। किसने? भरत मुनि ने बताया है, ध्यान रखना, ये भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सठ नायक, धृष्ट नायक। अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट नायक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से इसको हम और भी 3 आगे और भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो है उत्तम नायक बांट सकते हैं, उत्तम कोटि का नायक, मध्यम कोटि का नायक और आपके अधम कोटि का नायक। तो इस प्रकार से हम ये और भी इसके भेद उपभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था ये नायक का वर्गीकरण व्यवहार के आधार पर। अब हम अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, नायक के भेद, ये नायिका के साथ जो व्यवहार है, ये बड़ा प्रश्न है, तो उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्यवहार के आधार पर जो 4 हमने नायक पढ़े हैं, व्यवहार के नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर नायक के भेद जो बताए थे, कितने बताए थे? 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? अभी बता के गए हैं। अभी बताया आपको अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सट नायक और धृष्ट नायक। तो पहले इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अनुकूल नायक। तो अनुकूल नायक कौन सा होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अनुकूल नायक के बारे में चर्चा करते हैं। अनुकूल नायक होता है, इसकी परिभाषा देखिए आप, कि अपनी स्त्री या नायिका से अत्यधिक प्रेम रखने वाला और परनारी यानी दूसरी नारियों से विमुख रहने वाला जो नायक है वो अनुकूल नायक कहलाता है। अनुकूल माने जो सबसे श्रेष्ठ जो नायक है इसमें इस श्रेणी का है। ठीक है, जो अपनी स्त्री या नायिका के साथ प्रेम व्यवहार करने वाला ठीक है, और पर स्त्री से विमुख रहने वाला, पर स्त्री यानी दूसरी स्त्री, रहने वाला जो नायक होता है वो किस श्रेणी का होता है? अनुकूल नायक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतीराम जी ने अपने रसराज ग्रंथ में इनके बारे में लिखा है। आचार्य मतीराम जी ने अपने ग्रंथ रसराज में लिखा है। देखिए क्या लिखा है इनके बारे में। क्या कैसा नायक अनुकूल होता है कि सदा अपनी नारी सो राखे अति ही प्रीति और पर नारी ते विमुख जो सो अनुकूल सुरति तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी मतीराम जी ने ये दुआ जो है इसके संदर्भ में कहा है। किसके संदर्भ में? अनुकूल नायक के संदर्भ में। जो सदा अपनी नारी सो राखे अति ही प्रीति पर नारी ते विमुख जो सो अनुकूल सुरीति, अर्थात जो सदैव ही सदा अपनी नारी मन अपनी स्त्री सो मन से राखे मन रखता है, अति मन अत्यधिक प्रीति मन प्रेम व्यवहार, जो अपनी स्त्री से अत्यधिक प्रेम व्यवहार करता है, और पर नारी मन पर स्त्री से ते मन से विमुख होता है, जो दूर रहता है, सो मन वह अनुकूल सुरीति यानी वह अनुकूल नायक की परंपरा में आता है, अनुकूल नायक वह कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मतीराम जी ने अपने ग्रंथ रसराज में भी अनुकूल नायक के बारे में ये बात कही है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा जो भेद है दक्षिण नायक जो है कौन कौन से नायक की क्या परिभाषा जमा करना। नायक की परिभाषा क्या है कि जो वह नायक होता है प्यारे विद्यार्थियों जो बहुत सारी नारियों से समान यानी एक जैसा प्रेम दिखाता है, यानी बहुत सारी नारियों के साथ एक जैसा प्रेम दिखाता है, अर्थात जो नई नायिका से प्रेम होने पर भी पूर्व की यानी पहले की जो नायिका है
उसके प्रति भी प्रेम व्यवहार में कमी नहीं आने देता। ठीक है, यानी वह नायक जो सभी स्त्रियों से एक समान प्रेम करता है, जो नई नायिका उसके जीवन में आ जाती है, उसके व्यवहार में आती है, तो वो नई नायिका से प्रेम करने पर होने पर भी वह अपनी पहली जो नायिका या अपनी स्त्री है उससे भी उतना ही उस नायिका के प्रति भी, पहले वाले नायिका के प्रति भी अब उसके प्रेम व्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता है। उसे हम दक्षिण नायक कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो दक्षिण नायक क्या हो गया? जो बहुत सारी स्त्रियों से प्रेम करता हो, बहुत सारी स्त्रियों से एक जैसा प्रेम करता हो और अपनी नई नायिका से प्रेम होने पर भी क्या करता है? पूर्व की, यानी पहले वाली नायिका या स्त्री से के प्रति प्रेम में कमी नहीं आने देता, वह दक्षिण नायक कहलाता है। दक्षिण नायक कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो दक्षिण नायक का अर्थ समझ में आ गया होगा। वो बहुत सारी नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ प्रेम करता है, लेकिन जब वह एक समान प्रेम करता है और वह कोई नई नायिका से प्रेम करने लग जाता है, तो भी वह अपनी पहले वाली नायिका या अपने पहले वाली स्त्री से भी उसी प्रकार का पहले जैसा ही प्रेम करता है। ऐसा नायक दक्षिण नायक कहलाता है। मतीराम जी ने इसके संदर्भ में एक बात लिखी है। मतीराम जी ने, आचार्य मतीराम जी ने लिखा है अपने ग्रंथ रसराज में लक्षण दिया है। किस ग्रंथ में? रसराज में ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? देखिए कि एक भांति सब तियन सो, एक भांति सब तियन सो, एक भांति सब तियन सो, जाको होय स्नेह, जाको होय स्नेह, जाको होय स्नेह। और सो दक्षिण मतीराम कहे, सो दक्षिण मतीराम कहे, सो दक्षिण मतीराम कहे, कही वर्णत है मति गेह, मति गेह। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में मतीराम जी ने अपने ग्रंथ रसराज में लिखा है कि एक भांति सब तियन सो, एक भांति एक प्रकार से एक जैसा ही, सब तियन मैंने सब स्त्रियों से क्या करता हो? प्रेम करता हो। जाको हो ये स्नेह, स्नेह मैंने प्रेम, यानी एक भाव से एक जैसे भाव से एक जैसा ही प्रेम सभी स्त्रियों के साथ जो करता हो। सो दक्षिण मतीराम के, सो मैंने वह दक्षिण नायक कहलाता है। मतीराम कवि कहते हैं, वर्णत मन वर्णन है, मति के मन अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करके, अपनी बुद्धि के द्वारा ये बात मतीराम कवि कहते हैं कि वह दक्षिण नायक कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दक्षिण नायक के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे में ये दो आप ठीक से उतार लेना, नोट कर लेना। अब मैं यहाँ दूसरी जो है अगला लेता हूँ, इसका नायक का भेद। तो अनुकूल हो गया, दक्षिण हो गया, अनुकूल सबसे श्रेष्ठ नायक है। ठीक है, फिर दक्षिण नायक अब है सठ नायक कौन सा होता है। ठीक है, तो सठ नायक देखिए, तीसरा नायक है सठ नायक। सठ मैंने वैसे दुष्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जो नायक जो नायिका से मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करता हो और दूसरी यानी जो अन्य नायिका है उससे प्रेम हो जाने पर भी वह पूर्व यानी जो पहले की जो नायिका है उससे डर करके या फिर स्वार्थ के वशीभूत होकर के श्रृंगारिक कपट चेष्टाएं करता है, वह सठ नायक कहलाता है।
समझ में आया कि वह जो नायक, सट नायक वह होता है जो नायक मीठी मीठी अपनी नायिका से मीठी मीठी बातें करता है, मधुर बातें करता है, और दूसरी यानी जो अन्य नायिका से प्रेम हो जाने पर भी वह अपनी पहली नायिका के साथ में डर करके उसके साथ स्वार्थ के वशीभूत होकर के, स्वार्थ से या डर करके उसके साथ श्रृंगारिक कपट चेष्टाएं करता है, कपट करता है, श्रृंगारिक कपट चेष्टाएं उसके लिए सजता संवरता है, तरह तरह की जो कपट चेष्टाएं वो करता है। और ऐसा जो नायक होता है वह सट नायक कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सट नायक क्या होता है? कपटी होता है। ठीक है, ये समझ लेना। सट का मतलब यहाँ पर कपट से है, कपटी होता है। जो नायिका से क्या करता है? जो नायिका से मीठी बातें करता है, मीठी बातें करता है, और अन्य नायिका से प्रेम हो जाने पर पहले यानी जो पूर्वा पहले की जो नायिका है, नायिका से डरकर या स्वार्थ पूर्ण श्रृंगारिक कपट चेष्टाएं करता है, वह सट नायक कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये सट नायक की परिभाषा हो गई। और इसको मतीराम जी ने, आचार्य केशवदास जी ने अपने ग्रंथ, आचार्य केशवदास जी ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में लिखा है इसके बारे में। कौन सा नायक होता है सट नायक? तो रसिक प्रिया में इन्होंने लिखा है कि मुँह मीठी बातें कहे, निपट कपट जिए जाने। मुँह मीठी बातें कहे, मुँह मीठी बातें कहें, मुँह मीठी बातें कहें और निपट कपट जिए जाने। निपट कपट जिए जाने। ठीक है। और जाहि न डर अपराध को, जाहि न डर अपराध को, सट कर ताहि बखाने। बखाने माने वर्णन करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मुँह मीठी बातें कहे, यानी नायिका के सामने मीठी मीठी बातें जो कहे मैंने कहता है, मुंह के सामने, उसके सामने मीठी मीठी बातें करता है। निपट मैंने बिल्कुल, कपट धोखेबाजी करता है, धूर्त होता है। ठीक है, बिल्कुल धोखा देता है। जिए जाने मैंने अपने हृदय में, मन से वो जो कपट का भाव रखता है, मन में बिल्कुल भी कपट का भाव रखता है। और जाहि न डर अपराध को, जाहि मैंने जिसको किसी भी प्रकार का डर या अपराध का जो है, अपराध इस प्रकार का अपराध कर रहा है कि मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम कर रहा हूँ अपनी स्त्री को छोड़ करके, तो इस प्रकार का उसको अपराध का डर भी उसको नहीं लगता है। ऐसा जो नायक होता है वो सट कर ताहि बखानी, ऐसे नायक को सट कहा जाता है। ताहि बखानी मैंने उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सट नायक कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो नायक के भेद है, सट नायक, वो समझ में आ गया होगा। तो सट मैंने यहाँ पर कपटी से है, जो सामने तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन हृदय से जो है कपट चेष्टाएं करता है, ऐसा नायक सट नायक होता है। ठीक है। धृष्ट नायक कौन सा होता है? धृष्ट नायक देखिए, धृष्ट नायक जो है वह कौन सा होता है? देखिए कि नायिका द्वारा हजारों बार धिक्कारे जाने पर भी, नायिका के द्वारा हजारों बार धिक्कारे जाने पर भी वह बिल्कुल भी लज्जित या शर्मिंदा नहीं होता, यानी जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, लज्जित नहीं होता। नायिका उसको हजारों बार धिक्कारे उसको, लेकिन फिर भी उसके कहते हैं ना कि वो मिट्टी के घड़े पर पानी की बूंद जैसे नहीं टिकती, उसी प्रकार से उसको शर्मिंदा, वो लज्जित बिल्कुल भी नहीं होता।
अपराध करने पर भी वह शंकित नहीं रहता, उसको अपराध कर किया है फिर भी शंका उसको नहीं रहती। दोष का पता चल जाने पर भी वह झूठा भाषण करता रहता है, झूठ बोलता रहता है। अपराध का मतलब नायिका को पता चल जाता है कि ये जो नायक है वो किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, ये पता चल जाने पर भी वह झूठा भाषण करता है, झूठा जो है एक तरह से अपनी सफाई देता है और उसे हम दुष्ट नायक कहते हैं। महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ भाषा भूषण में लिखा है। तो दुष्ट नायक कौन सा होता है, थोड़ी सी वर्णन कर देते हैं, बता देते हैं कि नायिका द्वारा हजारों बार धिक्कारे जाने पर भी जो लज्जित यानी शर्मिंदा नहीं होता, जिसे अपराध करने पर भी जो शंकित नहीं होता, अपराध करने पर भी शंकित नहीं होता, ठीक है, जो अपराध करने पर भी शंकित नहीं होता है और दोष का पता चलने पर भी झूठा भाषण करता है, दोष का पता चलने पर भी पूर्व नायिका से झूठा भाषण करता है, ठीक है। तो ऐसा नायक क्या कहलाता है, धृष्ट नायक कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे धृष्ट नायक कहते हैं, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए महाराजा जसवंत सिंह ने महाराज जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है भाषा भूषण, उसमें इन्होंने लिखा है इसके बारे में। भाषा भूषण में ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आवत लाजन धृष्ट को किए कोटि धिक्कार। तो ऐसे जो नायक होता है, जो आवत लाज मन, उसको लज्जा नहीं आती, लाज मन लज्जा शर्म, नए मन नहीं आती है, धृष्ट को मैंने धृष्ट नायक को, ये जो नायक है धृष्ट नायक, इस नायक को किए कोटि धिक्कार, नायिका के द्वारा कोटि मन करोड़ों बार धिक्कारे जाने पर भी उसको लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, जिसकी शर्म मर गई है, जो लज्जा से हीन है, ऐसा नायक होता है वो प्यारे विद्यार्थियों धृष्ट नायक कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो व्यवहार के आधार पर, नायिका के साथ व्यवहार के आधार पर जो नायक के भेद है वो 4, वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रश्न को आगे से हम और लेंगे, क्योंकि अगर पूरा बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपके पढ़ने में फिर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम जो है इसके व्यवहार के आधार पर, हमने अभिनय के आधार पर और व्यवहार के आधार पर जो है नायक के भेद पढ़े हैं, नायक की परिभाषा पढ़ी है, नायक के बारे में जाना है, क्या नायक होता है, नायक के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और नायक अभिनय के आधार पर भरत मुनि के द्वारा जो नायक के भेद बताए हैं, फिर हमने ये जो है व्यवहार, नायिका के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसके आधार पर जो नायक के कितने भेद होते हैं वो हमने भेद पढ़े। तो आशा करता हूँ ये जो पद है आपको, ये जो व्याख्यान है वो आपको समझ में आ गया होगा, नायक के भेद है वो समझ में आएंगे। तब तक के लिए इस पद को, इस जो उत्तर को है ठीक से आप पढ़ेंगे, नायक के भेदों को पुनः आप ठीक से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।